राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। हम चैप्टर उत्पादन तथा लागत के बारे में चर्चा कर रहे थे। उत्पादन क्या होता है, उत्पादन की तीनों धारणाएं, जिसमें हमने कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन के बारे में जाना। इसके साथ साथ हमने उत्पादन फलन क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन के बारे में डिटेल में चर्चा की। आज हम लागत के बारे में जानेंगे। कॉस्ट, लागत अर्थात कॉस्ट, ये क्या होता है? तो लागत, जिसे हम कॉस्ट कहते हैं, यह है क्या? अक्सर हम लोग सुनते हैं इस शब्द को, कई बार चर्चा करते हैं कि प्रोडक्शन कार्य में या उत्पादन के दौरान इतनी लागत आई, तो ये कॉस्ट होती क्या है? ठीक है, तो जब भी हम उत्पादन करते हैं तो उस उत्पादन के क्रम में हम जितने भी उत्पत्ति के साधनों को काम पे लगाते हैं, तो उनका जो भी हम सेवाएं लेते हैं, उन सेवाओं के बदले हम उन्हें पारिश्रमिक देते हैं, है ना, जो उनकी इनकम होती है। तो ये सारा जो फैक्टर की तो वो इनकम है, लेकिन एक प्रोड्यूसर के लिए वो लागत का रूप होती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई प्लांट खड़ा कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ज़मीन की ज़रूरत होगी। तो जहाँ से आप लैंड लेंगे या जिस व्यक्ति की लैंड लेते हैं आप उसके बदले में रेंट चुकाते हैं। तो रेंट आपके लिए क्या है? कॉस्ट है। सामने वाले व्यक्ति के लिए जिसका वो संसाधन है, उसके लिए वो इनकम है। लेकिन आपके लिए एज ए प्रोड्यूसर, अगर आप सामने वाले को वो चुका रहे हैं, तो वो आपके लिए लागत या कॉस्ट कहलाती है। इसी तरीके से आप मज़दूरों को काम पे रखते हैं, है ना, तो उनकी सेवा के बदले में आप उनको मजदूरी देते हैं, वेजेस, तो वेजेस भी आपके लिए कॉस्ट की श्रेणी में आएगी। ठीक है, तो इस पूरी उत्पादन प्रक्रिया में जितने भी उत्पत्ति के साधनों को हम इस्तेमाल करते हैं या उनकी मदद से हम उत्पादन करते हैं, तो उनके कार्य के बदले जो भी पारिश्रमिक उनको दिया जाता है, वो एक प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट कहलाती है। तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इज़ अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। कॉस्ट इज़ अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। उत्पादन जो भी हम कर रहे हैं, है ना, आउटपुट का मतलब क्या हुआ? जो आपने इनपुट्स लगाई, उससे आपको जो उत्पादन प्राप्त हुआ, वो आपका आउटपुट हुआ। तो उस आउटपुट को प्राप्त करने में जितने भी रिसोर्सेज आपने डिप्लॉय किए हैं, काम पे लगाए हैं, उनको उनके कार्य के बदले जो भी पारिश्रमिक, चाहे वो आप रेंट के रूप में दें, अगर पूंजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्याज के रूप में देंगे, किसी की सेवा ले रहे हैं तो उसको वेजेस देंगे, सैलरीज देंगे, तो ये सब क्या कहलाएंगी? कॉस्ट। तो बेसिकली कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इज़ अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब बात करते हैं कि लागत कितने प्रकार की होती है ना, उसके टाइप्स क्या हैं। तो कॉस्ट के टाइप्स की अगर हम बात करें तो मोटा मोटी कॉस्ट को हम 3 ग्रुप में बांटते हैं। कॉस्ट कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। वो 3 प्रकार क्या हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला, मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत या मॉनेटरी कॉस्ट। ठीक है, मॉनेटरी कॉस्ट या फिर मौद्रिक लागत क्या होती है? जिन भी व्ययों को हम मुद्रा के रूप में व्यक्त करते हैं, है ना, या जो भी रिसोर्सेज हम काम पे लगा रहे हैं, जिन भी उत्पत्ति के संसाधनों को हम उत्पादन के क्रम में इस्तेमाल करते हैं, उनको उत्पादन के बदले या उनके द्वारा किए गए कार्य के बदले मुद्रा के रूप में जो भी भुगतान हम करते हैं, वो सारा का सारा मौद्रिक लागतों के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा प्रकार है वास्तविक लागत। वास्तविक लागत या रियल कॉस्ट। ठीक है, वास्तविक लागत या रियल कॉस्ट क्या होती है? ये वह कॉस्ट है जो कि उत्पादन, जब भी उत्पादन प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया में एक समय लगता है ना, एक समय अंतराल के बाद ही हमें प्रोडक्शन प्राप्त होता है। तो उस समय अंतराल में प्रोड्यूसर या फिर जो उत्पादक है, वो जो कष्ट
सहन करता है ना, या फिर जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके लिए जो वो त्याग कर रहा है, जो वो वेट कर रहा है ईगरली, अपनी पूंजी लगा रहा है, उसके लिए वो इंतज़ार कर रहा है, तो वो जो अनुभूतियाँ हैं वो सारी की सारी वास्तविक लागत या रियल कॉस्ट का हिस्सा होती हैं। ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है, ठीक है। इसे हम मुद्रा के रूप में माप नहीं सकते हैं। ये अनुभूति है या फीलिंग्स हैं या वो त्याग हैं, वो परिश्रम है, वो वेट है जो उत्पादन प्रक्रिया के पूरे होने तक एक प्रोड्यूसर को करना होता है, उसे हम वास्तविक लागत या रियल कॉस्ट कहते हैं। तीसरा प्रकार है अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए कोई एक रिसोर्स है हमारे पास, उत्पादन का साधन है, उस साधन का इस्तेमाल करके हम वस्तु ए या वस्तु बी या वस्तु सी, 3 तरह की वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एट ए टाइम तो हम चूज़ करेंगे किसी एक ही वस्तु का उत्पादन करना। तो अगर हम ए बी सी 3 ऑप्शन में से ऑप्शन बी को अगर हम चूज़ कर रहे हैं कि हम वस्तु बी का उत्पादन करेंगे, तो हम वस्तु ए और वस्तु सी जिसका हम उत्पादन कर सकते थे उसका हम त्याग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से वस्तु बी जो हमने चूज़ की उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? वस्तु ए और वस्तु सी जिसका कि हमने त्याग किया है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत कहलाता है। तो मोटा मोटी हम ये समझेंगे कि लागत को हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला है आपका मौद्रिक लागत, दूसरा है वास्तविक लागत और तीसरा है अवसर लागत। तीनों के बारे में हमने ब्रीफली चर्चा की। अब हम मौद्रिक लागत जो है उसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। मौद्रिक लागत जिसे हम मॉनेटरी कॉस्ट कहते हैं, इसमें 3 प्रकार से इसको फर्दर डिवाइड हम कर सकते हैं। वो क्या है? सबसे पहला स्पष्ट लागतें, स्पष्ट लागतें। दूसरा है अस्पष्ट लागतें, और तीसरा है सामान्य लाभ। इन तीनों के बारे में हम ब्रीफली जानेंगे कि ये है क्या। सबसे पहले बात करते हैं हम स्पष्ट लागतों की कि स्पष्ट लागतें क्या होती हैं, ठीक है। 2 तरह की इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट हो गई आपकी अस्पष्ट लागतें और एक्सप्लिसिट हो गई आपकी स्पष्ट लागतें, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ों को शामिल करेंगे? जैसा कि शब्द से ही क्लियर है, स्पष्ट लागत, तो यानी कि वह मौद्रिक लागत जिसमें हम जो भी व्यय कर रहे हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है या स्पष्ट रूप से हम उसको दर्शा सकते हैं, उसकी एंट्री कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड बना सकते हैं, उसे हम स्पष्ट लागतों की श्रेणी में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कच्चा माल खरीदते हैं, है ना, कोई प्रोड्यूसर कच्चा माल खरीदता है तो उस कच्चे माल के बदले जो भी वो पेमेंट कर रहा है ना, जो भी वो कॉस्ट बेयर कर रहा है, वो स्पष्ट लागतों की श्रेणी में आएगी, क्योंकि यह पेमेंट उसे मौद्रिक रूप में करना होगा। या फिर किसी की ज़मीन पर उसने अपना प्लांट या अपना फर्म खड़ा किया है, तो उसका जो वो किराया दे रहा है या जो रेंट दे रहा है वो भी स्पष्ट लागत की श्रेणी में आएगा। उसने मज़दूरों को रखा है, तो मज़दूरों को काम के बदले जो मजदूरी दी जा रही है यह भी स्पष्ट लागतों की श्रेणी में आएगा। आपने मार्केट से, बाज़ार से आपने अगर लोन लिया है या बैंक से लोन लिया है, तो उस लोन के बदले आपको क्या मूलधन तो चुकाना पड़ेगा ही, लेकिन ब्याज भी देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो भी आपका स्पष्ट लागतों में आएगा। फिर आप प्रोडक्शन जब करते हैं तो उसकी मार्केटिंग के क्रम में आप बहुत सारा व्यय करते हैं, है ना, सेल प्रमोशन के लिए विज्ञापन व्यय, वो सब भी आपका स्पष्ट लागतों की श्रेणी में आएगा। तो कुल मिला के स्पष्ट लागतों में हम उन सारे व्ययों को शामिल करते हैं जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और ये हम किसी दूसरे को चुकाते हैं। प्रोड्यूसर किसी दूसरे व्यक्ति को ये चुकाता है, ठीक है। तो ये क्लियर कट आपकी लागत है, स्पष्ट लागत है। अस्पष्ट लागतें क्या होती हैं तब? जैसे कि
कोई प्रोड्यूसर जब कोई उत्पादन कार्य शुरू करता है तो वो क्या करता है, कुछ वो अपने आप से स्वपूर्ति लागतें होती हैं, मतलब कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनकी वो खुद पूर्ति करता है, जैसे कि वो अपनी खुद की सेवा जो दे रहा है ना, उसके बदले उसको पेमेंट मिलना चाहिए। अगर वो यहाँ काम नहीं करता, अपनी खुद की फर्म में अगर वो काम नहीं करेगा, तो वो किसी दूसरी फर्म में या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए या किसी दूसरे प्रोड्यूसर के लिए वो काम करता, तो उस सेवा के बदले जो भी वो सर्विसेज दे रहा है उसके बदले में उसको ज़रूर कोई ना कोई पेमेंट मिलता, ठीक है। तो वो उस तरह के पेमेंट को जो क्लियर नहीं है ना, उसे अस्पष्ट लागतों की श्रेणी में रखते हैं। या फिर मान लीजिए मेरी खुद की ज़मीन है और मैंने अपनी ही ज़मीन पर कोई प्लांट या कोई फर्म खड़ी की है, तो उसका जो इम्प्यूटेड रेंट होगा, जो आरोपित किराया होगा, वो मुझे मिलना चाहिए, वो भी अस्पष्ट है ना, क्योंकि प्रोड्यूसर को वो खुद अपने आप को देना है। तो कभी अगर प्रॉफिट में है तो वो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग ले लेगा, लेकिन अगर मान लीजिए उसका जो उत्पादन है वो बहुत प्रॉफिट में नहीं है, तो फिर वो उस सिचुएशन में क्या करता है, हो सकता है वो इस मंथ वो रेंट ना ले, होल्ड पे रख दे। तो इस तरह की कॉस्ट को हम अस्पष्ट लागतों की श्रेणी में रखते हैं। तीसरा है सामान्य लाभ। सामान्य लाभ क्या होता है? सामान्य लाभ वह लाभ है जो किसी भी प्रोड्यूसर को किसी उत्पादक कार्य में बने रहने के लिए नितांत आवश्यक है, यानी वो मिनिमम प्रॉफिट जो उसे उस बिजनेस में, उस एंटरप्राइज में, उस उपक्रम में बने रहने के लिए ज़रूरी है। अगर इतना मिनिमम प्रॉफिट भी अगर उसे नहीं मिलेगा तो वो उत्पादन कार्य को करना प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर अगर वो उत्पादन कार्य में आया है तो वो कुछ ना कुछ लाभ कमाने के उद्देश्य से आया है। ये सही है कि जब उत्पादन कार्य होता है तो ये जो उद्यमशीलता है ये बहुत ही रिस्की फैक्टर है ना, अस्पष्ट है। नहीं कह सकते इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा ही या फिर हानि मिलेगी, दोनों सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, लाभ भी मिल सकता है और हानि भी मिल सकती है। तो सामान्य लाभ वो मिनिमम प्रॉफिट है जो एक प्रोड्यूसर के लिए रिक्वायर्ड है या आवश्यक है ताकि वह उस बिजनेस में बना रह सके। अगर इतना भी प्रॉफिट उससे नहीं मिलेगा तो वो अपने उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर देगा या होल्ड पे रख देगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि लागत को 3 ग्रुप में बांटा जाता है, मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत और अवसर लागत। फिर मौद्रिक लागत को भी हमने 3 ग्रुप में बांटा, स्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें और सामान्य लाभ। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब हम चर्चा करेंगे कि लागत को समय के अनुसार भी कुछ वर्ग में बांटा जा सकता है। तो समय के आधार पर यानी अल्पकाल और दीर्घकाल के आधार पर लागत क्या होती हैं, इनके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे कि लागत को अगर समय के आधार पर 2 ग्रुप में बांटा जाए, यानी अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें, तो वो क्या हैं? लागत या कॉस्ट, इसको समय के आधार पर हम अल्पकाल यानी शॉर्ट रन और दीर्घकाल यानी कि लॉन्ग रन में बांट सकते हैं। अल्पकाल में जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, यानी कि अल्पकाल में साधन जो हैं वो स्थिर भी हैं और परिवर्तनशील। दोनों तरह के साधनों का इस्तेमाल एक उत्पादन प्रक्रिया के दौरान एक प्रोड्यूसर करता है, ठीक है। रिसोर्सेस हमारे फिक्स्ड होते हैं और रिसोर्सेस हमारे वेरिएबल भी होते हैं। फिक्स्ड क्यों होते हैं? क्योंकि शॉर्ट रन जो है एक बहुत छोटा समय होता है जिसके अंतर्गत सभी संसाधनों को परिवर्तित करना पॉसिबल नहीं होता है। तो कुछ रिसोर्सेज को हमें फिक्स्ड रखना होता है, जैसे कि लैंड है, आपका प्लांट का साइज़ है या मशीनरीज हैं, ये सब आपका फिक्स्ड फैक्टर की श्रेणी में आता है। और वेरिएबल में आप लेबर को बढ़ा सकते हैं, रॉ मटेरियल की मात्रा को आप बढ़ाते हैं, ठीक है, वो वेरिएबल फैक्टर्स की श्रेणी में
आएंगे। लेकिन लॉन्ग रन जो है वो एक बहुत लंबा समय अंतराल होता है, जिसके अंतर्गत एक प्रोड्यूसर को अच्छा समय मिलता है कि वो स्थिर साधनों को भी बढ़ा सके, यानी नई मशीनरी खरीद सकता है, प्लांट के साइज़ को एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए दीर्घ काल में क्या होता है, जितने भी संसाधन होते हैं वो कैसे होते हैं, सभी के सभी परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, परिवर्तनशील साधन। ठीक, तो सबसे पहले हम अल्पकालीन लागतों के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम 3 तरह की धारणाओं को या अवधारणाओं को जानेंगे। सबसे पहला कुल लागत, ठीक, दूसरा औसत लागत, और तीसरा है सीमांत लागत। ठीक है, अल्पकालीन लागतों में हम 3 लागतों के बारे में पढ़ेंगे। कुल लागत, जिसे हम शॉर्ट में TC यानी टोटल कॉस्ट बोलेंगे। औसत लागत, जिसे हम शॉर्ट में एवरेज कॉस्ट यानी कि AC बोलेंगे। सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, जिसे हम शॉर्ट में MC बोलेंगे। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कुल लागत से। सबसे पहले हम कुल लागत के बारे में जानेंगे। कुल लागत यानी कि टोटल कॉस्ट। क्या होती है कुल लागत? उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो प्रोसेस है हमारा, उस दौरान जितने भी व्यय हो रहे हैं, जितनी भी कॉस्ट आ रही है, उस सबको अगर हम ऐड कर लें, है ना, या उसका योग ले लें, तो वो कुल लागत में आएगा। यानी अगर हम रेंट दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, विज्ञापन व्यय कर रहे हैं, या जो टैक्स दे रहे हैं, या फिर जो भी हमने लोन लिया है उसके बदले में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जितना भी व्यय हो रहा है एक उत्पादन के प्रोसेस में, अगर उसको टोटल जोड़ लिया जाए तो वह कुल लागत कहलाता है। ठीक है, यानी इसको शॉर्ट में हम टोटल कॉस्ट को शॉर्ट में हम बोलते हैं TC। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि हम ये अल्पकालीन लागत की बात कर रहे हैं, और अल्पकाल में फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों हैं, यानी स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। तो TC है वो क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी TFC शॉर्ट में, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल स्थिर लागत प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि कुल परिवर्तनशील लागत या टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों का जोड़ होता है TC। ठीक है, अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? वो उत्पादन जो बढ़ता है उत्तरोत्तर, उससे फिक्स कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं। यानी जब हमारा उत्पादन शून्य है तब भी कुछ कॉस्ट मिनिमम हमें करनी ही पड़ती हैं। जैसे हमें प्लांट को खड़ा करने के लिए ज़मीन चाहिए ही, उसका रेंट हमको देना ही है। मशीनरीज जो हमने लगाई हैं वो मशीनरीज हमको रखनी ही हैं। ठीक है, तो कुछ फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी होती हैं जो कि जब आपका उत्पादन का स्तर शून्य है या ज़ीरो है तब भी फिक्स्ड कॉस्ट ज़रूर होती है। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व है वो किस तरीके से दर्शाया जाएगा? मान लीजिए हम एक्स एक्सिस पर, ये आपका एक्स एक्सिस है, इस पे हम परिवर्तनशील साधन, है ना, सॉरी, यहाँ पर हम TFC यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को लेंगे, और यहाँ पर हम उत्पादन के स्तर को लेंगे। ठीक है, उत्पादन के स्तर यानी कि लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, लेवल ऑफ आउटपुट, यानी जिस समय उत्पादन आपका ज़ीरो है उस समय भी फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ ज़रूर होगी। मान लीजिए हो सकता है वो 10 लाख आपकी TFC है, तो वो 10 लाख
कि टीएफसी हमेशा रहेगी। और अल्पकाल में हम स्थिर साधनों की मात्रा को नहीं बढ़ाते हैं, उनको इसीलिए उसको स्थिर कहा गया है, क्योंकि उसकी मात्रा जो है वो कैसी है, फिक्स्ड है, स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो चाहे उत्पादन का स्तर हमारा 0 हो या हमारा Q1 हो या Q2 हो या Q3 हो, है ना, और सो ऑन, मतलब वो कितना भी उत्पादन का लेवल हो, लेकिन जो हमारा टीएफसी है या फिक्स्ड फैक्टर कॉस्ट है वो कांस्टेंट 10 लाख ही रहेगी। मान लीजिए एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो ये इसलिए जो टीएफसी का जो कर्व बनेगा वो कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो ये है आपका टीएफसी, जो ये दर्शाता है कि जिस समय उत्पादन 0 है, ठीक है, उस समय भी हमारी कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट अवश्य है, चाहे वो 10 लाख है, हो सकता है वो 20 लाख हो सकता है वो 30 लाख। ये डिपेंड करता है कि आपका जो उद्यम है या जो एंटरप्राइज है वो किस श्रेणी का है, वो लघु आकार का है, मतलब वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, मीडियम है या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो ये टीएफसी हुआ। टीवीसी क्या होता है, टीवीसी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट को बताता है ना, वेरिएबल फैक्टर्स की कॉस्ट को बताता है। तो यहाँ भी हम एक्स एक्सिस पर लेवल ऑफ आउटपुट, जिसे हम क्यू से दर्शाते हैं, क्यू लिख दिया है मैंने, और वाई एक्सिस पर हम टीवीसी दर्शा रहे हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं टीवीसी, ठीक है। टीवीसी या वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं, ये जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे परिवर्तनशील साधनों की मात्रा भी बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा, शुरू में ये 0 थी, फिर धीरे धीरे ये बढ़ने लगी, इस तरीके से ये बढ़ती है। तो ये आपका टीवीसी है, ठीक है। तो टीवीसी कर्व कैसा है, जब आपका उत्पादन का स्तर 0 है तो टीवीसी भी 0 है। जब आपका उत्पादन का स्तर बढ़ के Q1 हुआ तो आप देखिए कि टीवीसी भी बढ़ के 0 से, मान लीजिए इसको हम V1 बोल देते हैं, ये V1 हो गया। अभी क्या हुआ कि हमने और उत्पादन का स्तर बढ़ाया, उत्पादन और बढ़ रहा है, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको और ज़्यादा कच्चे माल की ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है और अधिक श्रमिकों की ज़रूरत पड़े। तो क्या होता है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट क्या है, टीएफसी और टीवीसी का मिश्रण या उनका योग है। तो ये हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है और ये हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। अभी हम टीसी ड्रॉ करेंगे। टीसी को हम कैसे दर्शाएंगे, अब आप देखिए ये दोनों का योग है, ठीक है। तो मिनिमम टीएफसी की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल 30 लाख है ना, 30, तो TC इज इक्वल्स टू TFC प्लस TVC होता है ना। तो TC अगर शुरुआत में मान लीजिए TFC हमारा 30 लाख है और TVC शुरू में तो 0 होगा, है ना, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ेगा। तो मान लीजिए ये आपका है 30 और ये आपका है, मान लीजिए शुरुआत की बिगनिंग की बात करते हैं 0, तो आपका जो TC है वो कभी 0 से स्टार्ट ना होके बल्कि कहाँ से स्टार्ट होगा, 30 प्लस 0 दैट इज 30। तो आपका जो TC है वो हमेशा TFC अगर यहाँ पर है आपका, मान लीजिए ये आपका यहाँ 30 है और ये हो गया आपका TFC, जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नीचे लेवल ऑफ आउटपुट है, ठीक है। और यहाँ पे हम TC को दर्शा रहे हैं, तो आपका TC हमेशा 30 से स्टार्ट होगा, वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि TC TFC प्लस TVC होता है, तो वो इस तरीके से आपका जा रहा है ऊपर TC, ठीक है। और TVC क्या है, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होएगा, ठीक है, इस तरीके से 0 से स्टार्ट होता है। तो ये मैंने आपको एक ही डायग्राम में तीनों TFC, TVC और TC तीनों को दर्शाया है। तो इस तरीके से आपको होपफुली ये समझ में आ गया कि कुल लागत क्या होती है। और अल्पकाल में कुल लागत में हम कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत दोनों को स्टडी करते हैं। इन दोनों का योग कुल लागत कहलाता है। कुल लागत में ये स्थिर होती है, इसीलिए TFC का जो वक्र है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहता है।
टीवीसी 0 से शुरू होकर आगे बढ़ती है। टीसी कभी 0 नहीं होती है क्योंकि इसमें हमेशा टीएफसी यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट पहले से शामिल होती है, इसलिए ये ऊपर जो टीएफसी की मिनिमम वैल्यू जो वैल्यू है वहाँ से टीसी स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद हम एसी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम एसी यानी कि औसत लागत जिसे एवरेज कॉस्ट बोलते हैं और शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे एसी, और दूसरा है सीमांत लागत। यानी मार्जिनल कॉस्ट जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे एमसी। ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं हम? टीसी यानी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू यानी उत्पादन। ठीक है, जो उत्पादन की मात्रा है अगर उसको हम टोटल कॉस्ट से डिवाइड करेंगे तो हमारी एवरेज कॉस्ट निकल कर आएगी। ऐसे ही अगर हमको एमसी को कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीसी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। डेल्टा टीसी का मतलब हुआ चेंज इन टीसी, टीसी में जो परिवर्तन आया है। मतलब पहले मान लीजिए अगर हम चौथी इकाई का उत्पादन कर रहे थे तो उसमें टीसी कितना है और उस तीसरी में कितना था, उन दोनों का डिफरेंस हम लेंगे और तीसरी और चौथी इकाई का जो चेंज है, जब वो 1 का होता है यूजुअली 1 यूनिट का, तो नीचे 1 लिखेंगे। हाँ, तो इसीलिए चूंकि ये नीचे 1 होता है इसीलिए डिवाइड करने पर जो हमारा न्यूमरेटर है वो सेम रह जाता है। ठीक है, इसीलिए इन शॉर्ट हम कई बार ये कह देते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है? चेंज इन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में जो परिवर्तन आ रहा है उसे ही हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का जैसे नाम से ही क्लियर है, सीमांत लागत, हर अगली है ना, जो हर अगला हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा रहे हैं उससे हमारे उत्पादन में कितना परिवर्तन आ रहा है ना, इसे हम सीमांत लागत बोलते हैं। ठीक है, सीमांत लागत को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला और है, इसमें हम टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1 यानी कि टीसी से जस्ट बिफोर ऊपर जो वैल्यू है उसमें से बाद वाली वैल्यू को माइनस करते जाएंगे तो भी हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकल कर आएगा। ठीक है, अब इन दोनों ही कर्व का शेप कैसा होता है? ठीक है, इसके वक्र कैसे होते हैं? तो एसी वक्र जो है वो यू आकार का होता है। एसी इसका आकार कैसा होता है? यू। हम वाई एक्सिस पर एसी को लेंगे और एक्स एक्सिस पर हम उत्पादन के स्तर को लेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे उत्पादन का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी बढ़ने लगती है। ठीक है, लेकिन याद रखिए शुरुआत में जैसे जब हमने उत्पादन फलन पढ़ा था तब हमने उत्पत्ति के 3 नियमों के बारे में पढ़ा था। पहला था उत्पत्ति के बढ़ते नियम, फिर उत्पत्ति के स्थिर नियम और तीसरा था उत्पत्ति के घटते नियम। ठीक है, वो हमें ये बताते थे कि जब हम उत्पादन शुरू करते हैं तो स्थिर साधनों की या प्लांट की जो फुलर कैपेसिटी है उसका इस्तेमाल करने से, या शुरू में प्लांट आपके प्रोडक्शन का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है जिस वजह से बेहतर कोऑर्डिनेशन बन पाता है, जिस वजह से प्रोडक्शन जो है वो शुरू में हमें ज़्यादा बड़ा हुआ प्राप्त होता है। तो जिस समय प्रोडक्शन ज़्यादा प्राप्त होता है उस समय आपकी कॉस्ट जो है वो कंपैरेटिवली गिरने लगती है। ठीक है, कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ होती है। शुरू में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और कॉस्ट जो है वो हमारी डिक्रीज़ होती है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब हमारे उत्पादन जो है वो हमें स्थिर मिलने लगते हैं, स्थिर उत्पादन। तो उस स्थिति में जो एसी है या जो औसत लागत है वो भी स्थिर, इसीलिए देख रहे हैं ये यू का बेस नीचे कांस्टेंट, इस तरीके की स्थिर लागत हमें प्राप्त होती है। फिर तीसरी स्थिति आती है जब उत्पादन घटने लगता है, प्लांट का साइज़ बड़ा हो जाता है, कोऑर्डिनेशन बन नहीं पाता है ना, जिस वजह से जो हमारी जो प्रोडक्शन बढ़ने की जगह धीरे धीरे क्या होता है, घटने लगता है। हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, सीमांत उत्पादन जो है वो ऋणात्मक होने लगता है, जिस वजह से हमारा टीसी भी गिरने लगता है, जिस वजह से हमारा टोटल
प्रोडक्ट जो है टीपी वो भी गिरने लगता है, एवरेज प्रोडक्ट भी गिरने लगता है, और औसत प्रोडक्ट जो है वो आपका सीमांत प्रोडक्ट जो है वो आपका क्या हो जाता है, ऋणात्मक। उस स्थिति में कॉस्ट जो है वो बढ़ने लगती है, यानी कि आप देख रहे हैं एसी जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगा है। इसीलिए अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एसी वक्र का जो शेप है या इसका जो आकार है वो यू आकार का क्यों है, ठीक है। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए आप आंसर में लिखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा उत्पत्ति के जो 3 नियम है ना, उत्पत्ति के बढ़ते नियम, उत्पत्ति के स्थिर नियम और फिर उत्पत्ति के घटते नियम, उस वजह से एसी कर्व जो है वो कैसा होता है, यू आकार का होता है। जिस समय उत्पादन बढ़ता हुआ मिलता है उस समय हमारी एवरेज कॉस्ट घटती है, और फिर जिस समय स्थिर उत्पादन है उस समय ये इसका बेस बनता है, और फिर जब आपका मतलब एसी जो है जब देख रहे हैं आप कि एसी बढ़ने लगा है उस समय हमें उत्पादन कैसे मिलते हैं, घटते हुए। उत्पादन घटने लगता है और कॉस्ट हमारी बढ़ने लगती है, ठीक है। इस वजह से एसी कर्व जो है वो कैसा है, यू आकार का होता है। अगर एसी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये भी 2 तरह की कॉस्ट का मिला जुला रूप है, यानी कि एसी में भी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का योग हमारा क्या है, औसत लागत या एसी, ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व जो है इसकी विशेषता क्या है वो हम आपको बताते हैं। ये है आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। वाई एक्सिस में हम AFC को दर्शाएंगे और एक्स एक्सिस पे हम उत्पादन के स्तर को बताएंगे। AFC का जो कर्व है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। AFC इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये इसकी एक खास विशेषता है। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले जब हमने TFC का चित्र बनाया था तो TFC किस तरीके से हमने दर्शाई थी, इस तरीके से, है ना। TFC जो कांस्टेंट थी, है ना, उत्पादन के स्तर चाहे वो 0 हो या Q1 या Q2, ठीक है। लेकिन TFC की जो मात्रा थी, जो फिक्स कॉस्ट जो थी हमारी, वो कैसी थी, स्थिर थी, ठीक है। और AFC को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है हमारा, AFC कैसे निकलेगा, जब हम TFC को डिवाइड कर देंगे Q से, ठीक है। TFC को जब हम Q से डिवाइड कर देंगे तो हमारा AFC निकल के आएगा, और जब हम AFC की मात्रा को जो हमारी कैलकुलेट करके आई उसे अगर ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हमारा कर्व कैसा निकल के आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये इसकी खास विशेषता है। अब और अगर AVC की बात करें तो AVC किस तरीके से बनता है, वो भी U आकार का होता है, ठीक है। AVC U आकार का होता है, जिस तरीके से AC था, AC भी आपका U शेप था, ठीक है। उसी तरीके से AVC भी आपका U आकार का ही होता है। इसमें भी आपका Y एक्सिस पे हम AVC को दर्शाएंगे और X एक्सिस पे हम उत्पादन की मात्रा को दर्शाएंगे। तो इस तरीके से औसत लागत आपको समझ में आ गया होगा। औसत लागत कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है TC/Q। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कुल उत्पादन की मात्रा को जब उत्पादन की मात्रा से डिवाइड करते हैं तो हमें औसत लागत या एवरेज कॉस्ट प्राप्त होता है। इसको जब हम जो टेबल्स के माध्यम से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर्स निकल के आएंगे, जो वैल्यूज़ आएंगी, उन वैल्यूज़ को अगर हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो AC कर्व हमारा U आकार का निकलता है। यह U आकार का इसलिए होता है क्योंकि अल्पकाल में एक उत्पादक को उत्पादन में 3 दशाओं को देखना पड़ता है। वो 3 दशाएँ क्या हैं, शुरू में उसे उत्पादन बढ़ता हुआ मिलता है, उस समय हमारी कॉस्ट घट रही होती है। जब स्थिर उत्पादन होते हैं तो हमारी लागत भी स्थिर होती है, और जब हमें घटते हुए उत्पादन प्राप्त होते हैं उस समय AC जो है वो बढ़ जाता है। तो ये शुरुआत की स्थिति हमारी कैसी है, बढ़ते उत्पादन की,
बढ़ते उत्पादन की, और ये स्थिर उत्पादन की स्थिति है, स्थिर उत्पादन, और ये आपके घटते उत्पादन की स्थिति है। ठीक है, घटते उत्पादन। इसी वजह से इन तीन कारणों से हमारा जो एसी वक्र है वो कैसा बनता है, यू आकार का। लेकिन एसी वक्र जो है उसमें भी हम AC इज इक्वल्स टू AFC प्लस AVC होता है, यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को जोड़ेंगे तब हमारा AC निकल के आएगा। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो वक्र है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का होता है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो वक्र है वो हमारा यू आकार का ही होता है। औसत लागत के बारे में जानने के बाद अब हम सीमांत लागत का वक्र कैसे बनता है इसकी चर्चा करेंगे। इसका फॉर्मूला तो हमने जान लिया था कि MC इज इक्वल्स टू डेल्टा TC बाय डेल्टा Q, यानी कि कुल लागत में जो परिवर्तन आता है उसे हम उत्पादन में आए हुए परिवर्तन से डिवाइड करते हैं तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकल कर आती है। या इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला ये भी है TCN माइनस TCN माइनस 1। अब इसका वक्र कैसा बनेगा, तो जो MC है मार्जिनल कॉस्ट, इसका वक्र भी U आकार का ही बनता है। ठीक है, इसमें भी X एक्सिस पर हम उत्पादन की मात्रा और Y एक्सिस पे हम मार्जिनल कॉस्ट को दर्शा रहे हैं। तो इसकी जो शेप है वो कैसी है, U आकार की। इस U आकार का भी कारण सेम वही है जो कि एवरेज कॉस्ट के केस में था। वहाँ भी उत्पादन के जो तीन नियम थे, घटता प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल और बढ़ता प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल और घटते प्रतिफल, जिसकी वजह से इसकी शेप U आकार की होती है। अब एक प्रश्न उठता है कि AC और MC में क्या संबंध है, एवरेज कॉस्ट में और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप है। मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम ये हमने U शेप का बनाया है। एवरेज कॉस्ट क्या है, यदि एक ही ग्राफ में हम एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों को दर्शाएं, ये आपका AC है, और इसी में अगर आपको साथ में MC को भी दर्शाना है तो वो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हम AC और MC दोनों को दर्शा रहे हैं Y एक्सिस पर, X एक्सिस पे उत्पादन की मात्रा को दर्शा रहे हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जब शुरू में AC आपका अधिक है, AC जो है ग्रेटर देन MC। ठीक है, शुरुआत की सिचुएशन में आपका AC अधिक है और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आपकी उससे कम है। और दूसरी सिचुएशन क्या है, दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट के ऊपर जा रहा है। कभी भी दो वक्र यदि एक दूसरे को काट रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पर उस बिंदु पर वो दोनों वक्र एक समान है ना, इक्वल है। तो दूसरी सिचुएशन हमारी क्या है, AC हमारा इक्वल है MC के, यानी एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। और तीसरी सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है और एवरेज कॉस्ट जो है वो कम है, यानी कि AC इज़ लेस देन MC। ठीक है, तो अब इसको यदि हम उत्पत्ति के नियमों के साथ जोड़ें तो क्या होगा, यदि पहली सिचुएशन है जब AC जो है वो ग्रेटर देन MC है, उस सिचुएशन में उत्पादन के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। AC और MC दोनों इक्वल हैं, उस समय उत्पादन के स्थिर प्रतिफल, और जब AC इज लेस देन MC है ना, उस सिचुएशन में उत्पादन के घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं, है ना। उत्पादन जो है अब वो घटने लगा है, जिस वजह से AC और MC दोनों बढ़ने लगते हैं, लेकिन MC के बढ़ने की दर AC से ज़्यादा होती है। तो
तो आज के क्लास में हमने लागत के बारे में जाना, स्थिर अल्पकालीन लागतों के बारे में अभी हमने चर्चा की। दीर्घकालीन लागतों को हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज तक के लिए जल्दी से अगर हम रिवाइज करें कि हमने आज क्या पढ़ा, तो हमने सबसे पहले लागत क्या है ये जाना। तो लागत क्या थी आपकी? कॉस्ट इज़ अ फंक्शन ऑफ आउटपुट, है ना। सबसे पहली चीज़ हमने ये जानी। दूसरा, हमने लागत कितने प्रकार की होती है ये जाना। 3 प्रकार की थी, मौद्रिक लागत, अवसर लागत और रियल लागत या वास्तविक लागत। फिर हमने मौद्रिक लागत 3 प्रकार की हैं वो जाना, स्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें और सामान्य लाभ। इसके बाद हमने लागत को समय के आधार पर 2 भागों में बांटा, अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें। आज के क्लास में हमने अल्पकालीन लागतों के बारे में चर्चा की, जिसमें हमने टीसी, एसी और एमसी के बारे में जाना। और हम ये सब बच्चों हम ये बात जानते हैं कि स्थिर अल्पकाल में साधन स्थिर और परिवर्तनशील दोनों होते हैं, इसलिए हमने फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट के बारे में भी चर्चा की। अगले क्लास में हम दीर्घकालीन लागतों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।